सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम मॉडर्न इंडिया में चल रहे थे और मॉडर्न इंडिया की कड़ी में हम जिस खंड में थे उस खंड का नाम था 1923 से लेकर 1930 तक का इतिहास, जिसमें हमने गांधी युग के साथ साथ कांग्रेस के विभिन्न चरणों और उसके प्रकारों को देखा। और इसी प्रकार हमारी क्लास आगे बढ़ती जा रही थी। और आज हम, क्योंकि हमने पिछले क्लास में सविनय अवज्ञा के विषय में भी कुछ बातें पढ़ी थी, आज हम सविनय अवज्ञा को विस्तार से समझेंगे। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था, इसकी कड़ी रॉलेट एक्ट के बाद से ही बनते घटनाओं से जुड़ी है और जुड़कर बनी है। और आगे चलकर जो गांधी इरविन समझौता होता है अथवा जो तीनों गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें भी इस चीज का बड़ा इंपैक्ट पड़ा। और कहीं ना कहीं 1930 के दशक के इतिहास को यह घटनाएं निश्चित रूप से प्रभावित करती है। तो इनका आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी अधिक महत्व है। और साथ ही आगे जो भी, जैसे 1932 में पूना पैक्ट हुआ, तो उसका आधार भी यही बना। याद रखेंगे कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसे कभी नहीं भूलेंगे। और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक आप लिख सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आज का हेडिंग होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। पिछले क्लास में चर्चा की कड़ी में मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री मांग को रखा था, जिसमें 11 मुख्य बातों की मांग की गई थी, जिसमें एक नमक कर को हटाना भी था। शेष मांग हम अभी चर्चा करेंगे। और इसी कड़ी में ऐसा हुआ कि जब 11 मांगों को रखा गया, तो साथ ही देश की उस समय की स्थिति ऐसी थी कि ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों को अपने बराबरी का नहीं समझते थे। यह भी कांग्रेस के माइंड में था कि कम से कम यह समानता का अधिकार मिल जाए। नमक कानून एक मुद्दा था। एक मुद्दा था कि 1919 की घटना के बाद जितने भी राजनीतिक कैदी हैं सबको रिहा कर दिया जाए। एक मुद्दा यह भी था, क्योंकि वह लंबे समय से जेल की सजा काट रहे थे और व्यर्थ में काट रहे थे। एक मांग यह थी कि भू राजस्व को आधा कर दिया जाए, भूमि पर टैक्स को 50% कर दिया जाए, ठीक है। और साथ ही रुपए के पुनर्मूल्यन और विनिमय दर में कमी की जाए। यह भी एक मुख्य बातें थी, क्योंकि 1929 में यदि हम वैश्विक स्तर को देखें तो पूरे विश्व में 1929-30 में आर्थिक मंदी आ गया था, और इसीलिए विनिमय दर पर भी सवाल खड़ा हो गया। उसके बाद मद्य निषेध लागू करना भी एक इसका हिस्सा था कि यह लागू होना चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। और सैनिक पर जो खर्च होता है, सेना पर जो खर्च होता है, उस पर उसके खर्च को 50% करने की बात कही जा रही थी। 50% सैनिक खर्च, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से कई मुद्दे थे। और भी एक आध मुद्दे हैं, जैसे विदेशी कपड़ों के आयात पर आरोपित जो टैक्स वगैरह था, तट कर की बात कही जा रही थी, वन कानून की बात कही जा रही थी, गुप्तचर विभाग को समाप्त करने की बात कही जा रही थी, और सभी भारतीयों के लिए कहा गया कि सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस वाली बंदूक दी जाए। ऐसी बहुत सारी मांगे थी, क्योंकि भारतीयों को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश सरकार उसकी सुरक्षा नहीं कर रही है, बल्कि दुरुपयोग कर रही है। और इस दुरुपयोग से बचने के लिए जब भी हम सरकार से टक्कर लेने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं फायरिंग होती है, उसमें हत्याएं हो जाती है। तो ये सब कुछ मुद्दे थे। और जब इतने सारे मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं तभी ऐसी स्थिति आती है, सविनय अवज्ञा जैसी स्थिति आती है। तो फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस ने गांधी को अपना नेता माना और कहा कि आप इसकी शुरुआत कीजिए। और गांधी ने सोचा कि नमक कानून तोड़ने से ही इसकी शुरुआत की जाएगी। हमने 78 अनुयायियों की चर्चा कल कर ली थी, उसको आज दोबारा हम लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले 11 मांगों को रखा गया था।
ब्रिटिश सरकार के सामने। लेकिन लॉर्ड इरविन ने इसमें से एक भी मांग नहीं मानी, साफ इनकार कर दिया, कहा कि ये सब वाहियात मांगे हैं और फिलहाल भारत की स्थिति को देखकर हमें नहीं लगता है कि इन सब मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। अब एक ही रास्ता बचता था, वो था सविनय अवज्ञा। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि गांधी जी बहुत दिनों से छुपे हुए थे, वो मुख्य पर्दे पर नहीं आ रहे थे, तो उनको भी लग रहा था कि इसी बहाने एक बार फिर से क्या होगा, नेशनल लेवल के लीडर बन जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाएंगे। कई फैक्टर होते हैं, तो ये भी एक फैक्टर था। उसके बाद जब इसकी शुरुआत की गई तो सबसे पहले नमक कानून को भंग किया गया। दक्षिण भारत में गांधी के नकल पर ही सी राजगोपालाचारी ने भी क्या किया, नमक कानून को भंग किया। और इसकी देखा देखी आरंभ में तो कम समर्थन मिला, लेकिन बाद में महिलाओं ने काफी ग्राउंड लेवल पर उतरकर समर्थन किया। उसके बाद देखिएगा कि भारत के अनेक प्रांतों में, पूर्वी प्रांतों में भी देखेंगे आपकी, वहां भी आंदोलन हुआ। एक स्त्री का नाम वहां भी आता है, ठीक है, गैडिन लियू नाम है उसका। आज भी 2025 के अखबारों में गैडिन लियू का नाम था, यदि आपने दृष्टि दी होगी कभी तो देखा होगा। साथ ही वन जंगल कानून, जो वन अधिनियम बना था, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की गई। चौकीदारी कर लोगों ने देने से मना कर दिया। इसके बाद कई तरह से विरोध जाहिर हुए और इसका प्रभाव ये पड़ा आने वाले समय में कि जब नमक कानून इत्यादि को तोड़ा गया, एक तो कुछ जो वर्ल्ड लेवल के पत्रकार थे, अमेरिकी पत्रकार थे, उन्होंने आलोचना भी की, कहा कि एक कड़ाही में नमक बना लेने से क्या ही बिगड़ जाता है, ब्रिटिश सरकार का क्या बिगड़ेगा। लेकिन बिगड़ता सिर्फ इससे नहीं है, बिगड़ता इससे है कि जनता अब सरकार की बातों में कोई रुचि नहीं ले रही है, अपना मार्ग खुद ढूंढ रही है, इससे फर्क पड़ता है। और यह जनमानस को एकीकृत करके सरकार के विरोध में खड़ा करता है, इस बात का डर था। बाद में चलकर चूंकि गोलमेज सम्मेलन की बात कही गई, राउंड टेबल सम्मेलन की, तो ध्यान रखिएगा गोलमेज सम्मेलन वैसे तो 3 हैं, लेकिन वो तीनों एक ही सम्मेलन के 3 भाग हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। पहले गोलमेज सम्मेलन की यदि हम बात करें तो उसका कोई बड़ा निष्कर्ष नहीं निकला। दूसरे में भी गांधी ने यही कहा कि मेरी बात सुनी नहीं गई और मैं खाली हाथ लौट कर आ गया हूं, ठीक है। तीसरे में अंबेडकर ने बात मान ही ली जो वो चाहते थे, पृथक निर्वाचन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गांधी अंबेडकर के बीच दलितों के निर्वाचन क्षेत्र को लेकर सदैव ही मतभेद रहा। और जब 1931 में भी बात नहीं बनी तो उसके बाद 1932 में पूना पैक्ट के माध्यम से ही इसका समाधान निकला। झुकना ही पड़ा गांधी को, अंबेडकर की बात माननी ही पड़ी। तो इतिहास इसी तरह से आगे बढ़ा है और यहाँ काफी चीजें समझने के लायक है, जिसे हम क्रमवार रूप से समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। लिखिए पहला बिंदु, लिखिए 12 मार्च 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। फर्स्ट पॉइंट, 12 मार्च 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। शुरुआत होती है। पृष्ठभूमि अब आप समझ चुके हैं शुरू क्यों हुआ। 11 मांग नहीं मानी गई इसलिए शुरू हुआ, और 11 जो मांगे थी 11 डिमांड्स, वो जेन्युइन डिमांड्स थे। देखिए गांधी जी ने 24 दिन पैदल चलकर, गांधी जी ने 24 दिन तक पैदल चलकर 24 दिन तक पैदल चलकर अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के नवसारी जिला में दांडी पहुंचे। गुजरात के नवसारी जिला में दांडी पहुंचे। दांडी पहुंचे एवं नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। हाँ, गुजरात के नवसारी जिला के दांडी पहुंचे, दांडी नामक जगह पर पहुंचे एवं नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। ब्रैकेट में 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा।
एक लाइन वहां लिख सकते हैं कि गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी साथ गए थे। गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी साथ गए थे। वेब मिलर भी साथ गए थे। ठीक है। अब यदि कभी आपसे पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा क्यों करने की नौबत आई, तो एक ही उत्तर है कि फरवरी 1930 में जब साबरमती में कांग्रेस की बैठक हुई गांधी जी के साथ, तो 11 मांगों की बात कही गई। गांधी ने रखा भी, लेकिन इरविन ने उन मांगों को नहीं माना था। तो संक्षेप में लिख दीजिए अगला पॉइंट। फरवरी 1930 में फरवरी 1930 में फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस की बैठक में यह निर्णय लिया गया कांग्रेस की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हमारी मांगों को नहीं माना, हमारी 11 सूत्री मांगों को नहीं माना। हमारी 11 सूत्री मांगों को नहीं माना। अतः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना चाहिए। ठीक है। कल एक तथ्य मैंने आप सभी को लिखवा दिया था। नोआखली काल में गांधी जी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल थे। इसको जरूर याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। तो अब कारण आप समझ चुके हैं। अब 11 सूत्री मांग को भी लिख लीजिए, हेडिंग बना के लिख लीजिए, गांधी जी की 11 सूत्री मांग। गांधी जी की 11 सूत्री मांग। गांधी जी की 11 सूत्री मांग। पहला लिखिए, फर्स्ट, सभी राजनैतिक कैदियों को रिहा किया जाए। सभी राजनैतिक कैदियों को रिहा किया जाए। रिहा किया जाए। दूसरा, भू राजस्व को आधा किया जाए। भूमि कर, भू राजस्व को आधा किया जाए। नमक कर समाप्त किया जाए। अब नमक कर का भी इतिहास बहुत बड़ा है, ध्यान रखिएगा। जब कोई सरकार नमक पर काफी अधिक टैक्स लगा देती है या नमक उत्पादन से देशवासियों को रोक देती है, तो इनडायरेक्टली वो शारीरिक और मानसिक तौर पर देशवासियों को कमजोर करना चाहती है। क्योंकि यदि भोजन में नमक नहीं होगा तो लोग शरीर से कमजोर हो जाएंगे और विभिन्न रोगों के शिकार हो जाएंगे। इससे भी देश में क्या था, असंतोष का माहौल व्याप्त था। नेक्स्ट, नमक कर के बाद लिखिए, रुपए के पुनर्मूल्यन विनिमय दर में कमी की जाए। रुपए के पुनर्मूल्यन विनिमय दर में कमी की जाए। ध्यान रखेंगे कि 1947 में 1 रुपया बराबर $1 था, इसको भी नहीं भूलेंगे।
आज हम काफी पीछे चले गए और हम पीछे जाने की कगार पर ही हैं। भारत में हमने वह सब व्यवस्था कर ली है जिससे हम दुनिया के बीचों बीच मीडियोकर बनकर रह जाएंगे। आज आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दो देश, अमेरिका और चीन, युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और एआई आने वाले 10 से 12 सालों में इस दुनिया को पूरा पूरा बदल देगा। अध्यापक की जरूरत खत्म हो जाएगी, डॉक्टर्स की जरूरत बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको ध्यान रखिएगा। अब परीक्षाओं में एआई के बारे में पूछा जाने लगा है और मैं तो खैर बहुत लंबे समय से इसका यूजर हूं, जब से आया है। और मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट रखिए, क्योंकि दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जब भी कोई नई तकनीक आती है तो साफ साफ दूरी बना लेते हैं कि हमें यह यूज नहीं करना है, और एक व्यक्ति मेरे टाइप का व्यक्ति जो तत्काल उसका प्रयोग शुरू कर लेता है। तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ऐसे ही जब इंटरनेट आया था तो कुछ लोगों ने उसको कहा कि हमें करना ही नहीं है, सिंपल फोन चलाना है। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम में उसको कैचअप किया वो अच्छी अच्छी नौकरियों में गए और जहां भी गए उनका परफॉर्मेंस अव्वल रहा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कोई ऐसी तकनीक बनती है तो मनुष्य का कार्य आसान करने के लिए बनती है, और यदि आपको आता है तो आप एक भीड़ में सबसे अलग दिखेंगे। मैं एआई की चर्चा कर रहा था। अभी निविडिया जीपीयू बनाने वाली दुनिया की पहली, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। टक्कर में दूर दूर तक उसके पास, निविडिया के आसपास कोई नहीं है। जो कंप्यूटर यूज करते होंगे उनको पता होगा जीपीयू माने होता है, क्या होता है जीपीयू का मतलब, कौन बताएंगे? जैसे सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी गुड, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आजकल अमेरिका और चीन बड़ी मात्रा में जीपीयू बनाने पर काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं इसको भी समझ लीजिए। वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हम सुपर कंप्यूटर बना चुके थे, और सुपर कंप्यूटर क्या कर रहा था, तो लगभग इस संसार की उन गणनाओं को भी कर रहा था जो मनुष्य 10,000 सालों में नहीं कर सकता। और ध्यान रखिएगा, डीएनए और जीन्स की कॉपी करना और उसकी गणनाएं करना आज भी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने पर काम कर रहे हैं। हम नहीं, भारत नहीं कर रहा है, अभी भारत पीछे है, विश्व कर रहा है। और क्वांटम कंप्यूटर को प्रयोग में आने में 2 से 3 वर्ष लगने वाले हैं मात्र। और जिस दिन आ गया तो यह जो सुपर कंप्यूटर है उससे कम से कम 10,000 गुना अधिक तेज काम करेगा, और कोई भी कैलकुलेशन सेकंड के लाखवें हिस्से में निपटा देगा। इतना पावर है उसके पास। जीन की संरचना को कॉपी करने में भी उसको 15 मिनट से अधिक नहीं लगेंगे, जबकि आज के कंप्यूटर को करने में बहुत लंबा समय लगने वाला है, कर ही नहीं पा रहे हैं अंततः। जो बहुत क्लिष्ट कैलकुलेशंस हैं कई क्षेत्रों में, उसको आज का कंप्यूटर कई कई साल लगा देता है करने में आज भी, जैसे ब्रह्मांडीय गणना। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर उसको 15 से 20 मिनट में कर देगा, अत्यंत डिफिकल्ट गणनाओं को, और साधारण गणनाओं को तो सेकंड के लाखवें हिस्से में करने में सक्षम है। जब जीपीयू बन जाएगा तो क्या होगा, एआई का राज हो जाएगा। किसी भी काम के लिए जैसे पढ़ाई लिखाई की जरूरत बहुत कम रह जाएगी फिर, क्योंकि सबके पास क्या होगा, एआई उपलब्ध होगा। दुनिया की सारी किताबें एआई के पास हैं। आज भी जब मुझे कोई किताब पढ़ना होता है तो मैं क्या करता हूँ, एआई से पूछता हूँ कई बार, और उसका जिस्ट निकाल लेता हूँ एक बार में, और उस जिस्ट को पूरा पूरा वो 500 शब्दों में, 400 शब्दों में उस किताब को लिख देगा पूरा, किसका जिस्ट ये है। अच्छा लगा तो पूरा किताब पढ़ लीजिए। कार्यालय के काम होते हैं, मैं क्या करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता हूँ। जो 100 कर्मचारी मिलकर 1 महीना में कर सकते थे, उस काम को वह मुश्किल से 10 से 12 मिनट में कर देता है। लेकिन इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये कला आपको थोड़ी सीखनी पड़ती है कि कैसे कमांड देना है, उसको आसानी से हो जाता है। तो जब आ जाएगा सुपर कंप्यूटर से ऊपर क्वांटम कंप्यूटर, तो क्या होगा, जैसे किसी ने इलाज करवाया, तो आज जो दवाएं मार्केट में चल रही हैं वही आपको लेना पड़ता है। खास तरह की दवाएं पहले से बनी हैं, उस कंपोजिशन में आपको लेना पड़ता है। समय के साथ क्या होगा, कस्टमाइज दवाएं बनेंगी कि आपके शरीर में, आपके जीन्स में, आपके डीएनए के हिसाब से जो दवा फिट करेगी, एआई मशीनों की मदद से मिनट्स में उस दवा को बनाकर, जैसे आप देखेंगे आजकल रंगों में क्या होता है, जब हम कलर करते हैं घरों में, तो किसी भी कंपनी का कलर लीजिए, कोडिंग होता है, इस कोड को उस कोड से मिलाने पर तीसरा कोड का कलर बन जाता है, वैसे बन जाएगा और आप दंग रह जाएंगे। मतलब कैंसर जैसी बीमारी जो आज भी लाइलाज है, आने वाले लगभग 5 से 6 सालों के बाद एआई उसे पूर्णतः ठीक करने में सक्षम है।
ऑपरेशन करने में, हड्डियों को जोड़ने में, किसी व्यक्ति का क्लोन बनाने में वो बहुत आगे है। उसके पास दुनिया के सारे विषयों का ज्ञान होगा। जैसे आज जापान कर रहा है। जापान क्या कर रहा है? एआई की मदद से रोबोट्स बना रहा है, उसको ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं। जो मनुष्य का स्किन है उसको लेबोरेटरी में ग्रो करके उस पर चढ़ा दे रहा है, लड़की का शक्ल दे रहा है, लड़के का शक्ल दे रहा है, और वो विद्यालय में टीचर है। उससे बढ़िया टीचर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो किसी को चलने ही नहीं देगा, उसके पास पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो साइंस का एक्सपर्ट है या मैथ का एक्सपर्ट है, वो सर्वे सर्वा है। तो इस तरह से दुनिया आने वाली है, ध्यान रखेंगे। इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है, और आपको अपने आने वाले समय में तकनीक के क्षेत्र में थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना है। जैसे अभी मैं कक्षा ले रहा हूं, यदि मैं चाहूं अभी कि इस क्लास का पूरा नोट्स बनकर आपके व्हाट्सएप पर चला जाए, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं जाके एक एआई इसमें ऐड कर दूं अभी, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाल के आपको क्लास के लास्ट में सबको अलग अलग भेज देगा। कितनी शानदार बात है। अब तो ऐसा भी हो गया है कि किसी व्यक्ति को का नकल करना हो, जैसे एक व्यक्ति है जो लेक्चर दे रहा है किसी वीडियो में, एआई क्या करेगा? यदि उसकी वीडियो हमने एआई को दे दी, ऐसा एआई आ चुका है। हमारे देश में 8 सेकंड का परमिशन है केवल कॉपी करने के लिए, विदेशों में लंबा परमिशन है। तो एआई क्या कर सकता है? उस व्यक्ति के वीडियो से उसकी सारी एक्टिविटी कॉपी कर लेगा, उसका चेहरा भी कॉपी कर लेगा, और उसके बाद क्या करेगा? जिस टॉपिक पर आप उसको पढ़ाने के लिए कहेंगे, जैसे मेरा यदि वो कॉपी कर लेता है, तो मैं अगले वीडियो में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं आपको हूबहू इसी तरह से पढ़ाते हुए दिखूंगा। ऐसा भी नहीं होगा कि बनावटी लगे, एकदम ओरिजिनल। पता नहीं कर सकते हैं कि क्लास वाकई में चल रही है, सही में चल रही है, कि एआई चला रहा है। ये हो सकता है। भारत में भी आने में और 6 महीने लगेंगे। लोग कहते थे पहले कि आत्मा वाली बात नहीं हो सकती, इमोशंस नहीं आ सकते, सब कुछ आ सकता है। उसके पास दुनिया की सारी चीजें आ सकती है, इमोशंस भी आ सकता है, और ये सिद्ध करने में केवल 2 साल लगने वाले हैं। और तो ध्यान रखिएगा, हम आगे चलेंगे। वापस से मूल टॉपिक पर आ जाते हैं। तथ्यों की कड़ी में हमने इसकी भी चर्चा कर ली जो आवश्यक थी। मूल बातों पर आ जाते हैं। तो वेब मिलर भी गांधी के साथ गए हुए थे। 11 सूत्री मांग की बात की जा रही थी, रुपए की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो उसमें भी देखिएगा आर्थिक संकट उस समय आया हुआ था। रुपए के बारे में मैंने बताया कि 47 में 1 रुपया बराबर $1 था, इसको भी कभी नहीं भूलिएगा। तो अभी हम पिछड़े होने की बात कर रहे थे कि हम एक मीडियोकर देश बन रहे हैं। मीडियोकर देश बनने का नतीजा है कि रुपए की वैल्यू घटती जा रही है, और इतिहास में कुछ गलतियां भी की गई है जिससे वैल्यू घटी है। हम संभाल नहीं पाए देश को। संभाल सकते थे, इतना भी गिर नहीं सकता था जितना आज गिरा है। अब तो एक और तथ्य लिख दीजिए उसमें, मद्य निषेध लागू किया जाए, ये लिख दिया है, एक बार देख लीजिए। मद्य निषेध लिख दीजिए उसमें, मद्य निषेध लागू किया जाए। नेक्स्ट, हाँ, शराब, तंबाकू, ये सब लागू किया जाए। अधिक वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी पदाधिकारियों की संख्या में कटौती की जाए। अधिक वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी पदाधिकारियों की संख्या में कटौती की जाए। कटौती की जाए। नेक्स्ट, विदेशी कपड़ों पर आयात कर आरोपित की जाए। मतलब विदेशी यदि भारत में कपड़ा लाएंगे तो उस पर टैक्स लगाओ, यह कहा गया। विदेशी कपड़ों पर आयात कर आरोपित किया जाए, आरोपित किया जाए। नेक्स्ट, अब एक कोस्टल टैक्स की अवधारणा है, तटकर। देखिए, तटकर, तटकर विधेयक लाया जाए। तटकर विधेयक लाया जाए। गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट, लास्ट लिख लीजिए, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति प्रदान की जाए।
भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति प्रदान की जाए। अनुमति प्रदान की जाए। ठीक है, ये थी 11 मांगे जिसको इरविन ने नहीं माना और यही विस्फोट कर गया सविनय अवज्ञा के रूप में। इसको ध्यान रखना है। अब जब पत्रकार के बारे में पूछे तो आप वेब मिलर लिख सकते हैं कि वेब मिलर, हाँ कहा जाए, कुछ पूछना है क्या? अच्छा 10 हुआ है। कोई एक पॉइंट लगता है छूट गया है। एक बार पहला पहला कोई पढ़िए तो क्या लिखा है पहला फर्स्ट। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लिस्ट भेज देंगे इसका, छोड़ दीजिए, एक का स्पेस छोड़ दीजिए, कोई एक मिस कर गया होगा, लिस्ट भेज देंगे, उससे लिख लीजिएगा, आ जाएगा वो, उसमें देख लेंगे जो मिस कर गया है, कोई एक और कारण होगा कुछ। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं, एक तो पत्रकार गांधी जी के साथ था वेब मिलर। वेब मिलर ने सारी घटनाओं को आंखों से देखा, उसका वर्णन किया है, लेकिन भारत में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? ठीक है, तो याद रखिएगा नेपोलियन ने एक यात्रा की थी एल्वा से लेकर पेरिस तक, इसको कभी नहीं भूलेंगे। इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध यात्रा है, 100 दिन की यात्रा थी ये यात्रा थी एल्वा से लेकर पेरिस तक। एल्वा द्वीप है, एल्वा टू पेरिस, 100 डेज जर्नी कहते हैं इसे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की यात्रा की तुलना इस यात्रा से की, कहा कि यह नेपोलियन की यात्रा के समान है जो एल्वा से पेरिस तक हुआ था, क्योंकि इसमें भी तो लग ही गए थे। ठीक है, लगभग 24 दिन। इसको लिख दीजिए। देखिए ध्यान रखें कि सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान रखें कि सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना, दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के, नेपोलियन के एल्वा से पेरिस ब्रैकेट में 100 दिन की यात्रा से की, 100 दिन की यात्रा से की। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, 100 डेज जर्नी। नेक्स्ट पॉइंट, कभी आपसे पूछा जाए कि नमक कानून कब तोड़ा गया, या पूछा जाए कि नमक आंदोलन का शुभारंभ कब से माना जाएगा, तो उत्तर होगा 6 अप्रैल 1930 से, जब नमक बना। यह लिखने की आवश्यकता है या याद रख लेंगे? इसको याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु देखिए, इस आंदोलन के विषय में, इस आंदोलन के विषय में वेल्सफोर्ड ने लिखा है, इस आंदोलन के विषय में वेल्सफोर्ड ने लिखा है कि एक केतली पानी उबालने से ब्रिटिश साम्राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक केतली पानी उबालने से ब्रिटिश साम्राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो आरंभ में ऐसा लग रहा था कि सामान्य आंदोलन है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे देश के लगभग हिस्सों में फैल गया। लिख दीजिए, कालक्रमानुसार यह आंदोलन देश के विभिन्न भागों में फैल गया, या पूरा देश ही कर दीजिए। कालक्रमानुसार यह आंदोलन
पूरे देश में फैल गया। ठीक है, फैल गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तंजौर के निकट दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तंजौर के निकट तंजौर के निकट कांग्रेसी नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेसी नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजगोपालाचारी ने ने तिरुचेंदूर से वेदारण्यम तक तिरुचेंदूर से वेदारण्यम तक यात्रा की एवं नमक कानून को तोड़ा ठीक है। अब देखिए, ऐसे ही आंदोलन जुड़ता है। एक आंदोलन जब दूसरे आंदोलन से जुड़ता है तो राष्ट्र एकता का सूचक प्रदर्शित होता है और इससे सरकार पर असर पड़ता है। इसको ध्यान रखेंगे। लिख दीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल कानून या वन अधिनियम तोड़े गए। वन अधिनियम तोड़े गए। ठीक है, जंगल कानून या वन अधिनियम तोड़े गए। ठीक है, पूर्वी भारत में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्वी भारत में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया। अब ये क्या था? तो गांव में किसानों की रात्रि देखभाल के लिए ब्रिटिश सरकार ने चौकीदारों की नियुक्ति की हुई थी और उन चौकीदारों को वेतन देने के लिए टैक्स लिया जाता था किसानों से। इसको मना कर दिया गया देने से। इसको भी ध्यान रखेंगे। अब हमने पढ़ा है कि टोटल अनुयायी कितने थे? 78। अब इसमें प्रदेशवार कितने अनुयायी थे इसको भी देखेंगे हम लोग। ऐसे बना दीजिए, कुल 78 अनुयायी। सबसे पहले लिखिए गुजरात। सबसे पहले लिखिए गुजरात, तीर का चिन्ह। 31 महाराष्ट्र 13 महाराष्ट्र 13 उत्तर प्रदेश 8 और बिहार 1। बिहार 1। बिहार में कौन थे? बिहार से कौन थे? गिरिवरधारी चौधरी। इसको भी लिख दीजिए। ये पूछा जाता है।
गिरिवरधारी चौधरी। ठीक है, प्रदेशवार भी हमने देख लिया है, एक बार ऐड करके भी देख लीजिए। और भी प्रांत हो सकते हैं क्या इसमें, और भी प्रांतों से हैं, इतना याद रख लीजिए। कितना लिख लिया हमने, 44, 8, 52, 13, ठीक है। शेष अन्य प्रांत कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, मुख्य बातें हमने लिख दी। इन 4 प्रांतों में बिहार के एक व्यक्ति को जरूर याद रखेंगे, और हाईएस्ट जहां से था वो भी देख सकते हैं, गुजरात से, उसको भी याद रख लीजिए। अब महिलाओं के संदर्भ में बात करें तो सविनय अवज्ञा को मुक्तिदायी आंदोलन भी कहा जाता है, लिख दीजिए। इसे महिलाओं के संदर्भ में मुक्तिदायी आंदोलन कहा जाता है। महिलाओं के संदर्भ में इसे मुक्तिदायी आंदोलन भी कहा जाता है, मुक्तिदायी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत की, इन क्षेत्रों की। इस तरफ उत्तर पश्चिम भारत में एक व्यक्ति थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका उपनाम है सीमांत गांधी। इसको ध्यान रखिएगा, सीमांत गांधी ने यहां पर आंदोलन का नेतृत्व किया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और कई बार पूछा गया प्रश्न है, लिख दीजिए। देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ब्रैकेट में सीमांत गांधी, इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, इंग्लिश भी लिख लीजिए, फ्रंटियर गांधी, ने पठानों के नेतृत्व में किया। ठीक है, यानी इनके साथ पठान मिले हुए थे। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी कहते हैं, अंग्रेजी में फ्रंटियर गांधी कहते हैं, दोनों पूछा जाता है। अंग्रेजी में दिग्भ्रमित नहीं होना यदि पूछ दे तो। आगे लिखिए, स्मरणीय है कि स्पेलिंग, फ्रंटियर का स्पेलिंग ठीक है, फ्रंटियर से बना है फ्रंटियर, फ्रंटियर गांधी। अब लिखिए, स्मरणीय है कि, स्मरणीय है कि सीमांत गांधी ने ही, सीमांत गांधी ने ही खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया, संगठन बनाया एवं लाल कुर्ता आंदोलन चलाया, रेड शर्ट मूवमेंट, एवं लाल कुर्ता आंदोलन चलाया। लाल कुर्ता आंदोलन चलाया, दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए। इसी उत्तर पश्चिम की यदि हम बात करेंगे तो एक जगह है पेशावर, आज पाकिस्तान में है। पेशावर में एक बड़ी उल्लेखनीय घटना हुई। घटना क्या हुई? एक मेजर थे पेशावर में, चंद्र सिंह गढ़वाली। इनको इतिहास में काफी याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। अब इन्होंने क्या किया? तो जब आंदोलनकारी निहत्थे होकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे,
तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इन पर फायरिंग करो, लेकिन इनकी सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। कहा कि हम निहत्थे भारतीयों पर गोली नहीं चला सकते, क्योंकि इनकी सेना में कौन शामिल थे? भारतीय शामिल थे। और यहां से ब्रिटिश सरकार को और अधिक धक्का लगा। इसको लिख दीजिए। लिखिए, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के पेशावर में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के पेशावर में एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। और पठान किसके नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे? कौन बताएंगे? अभी लिखाए हैं, सीमांत गांधी। निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इसी आंदोलन के दौरान नागालैंड की वीरांगना गैडिन लियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 में इनके नाम पर तटरक्षक बल का भी नाम रखा गया और पोत भी इनके नाम पर रखा गया है, नहीं भूलेंगे। गैडिन लियो ने मणिपुर से 13 वर्ष की अवस्था में, गैडिन लियो ने मणिपुर से 13 वर्ष की अवस्था में आंदोलन का नेतृत्व किया। जिसे जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जिसे जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसको अंडरलाइन कर लिया होगा आपने, अत्यंत महत्वपूर्ण है, कभी भी गैडिन लियो का नाम पूछा जा सकता है। एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने आंदोलन किया, उस समय नेहरू जी ने एक बात कही थी। गैडिन लियो को रानी कहकर संबोधित किया था और कहा था कि एक दिन देश इस महिला के वीरता को अवश्य याद करेगा। और आज 2025 में मोदी जी ने क्या किया? गैडिन लियो के नाम से तटरक्षक बल का एक ग्रुप बनाया है, एक जहाज का भी नाम रखा है। तो इस तरह से सम्मान आज दिया जा रहा है, जो उल्लेखनीय है। इसको भी मेंशन कर दीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक दिन देश इन्हें जरूर याद करेगा, और रानी की उपाधि भी दी। एक दिन देश इन्हें जरूर याद करेगा तथा इन्हें रानी की उपाधि भी दी। ठीक है। अब इसी कड़ी में एक व्यक्ति हुआ तरुण राम फुकन।
फुकन, इसने असम में इस आंदोलन को चलाया। लिख दीजिए, असम में नमक आंदोलन की शुरुआत तरुण राम फुकन ने की। असम में नमक आंदोलन की शुरुआत तरुण राम फुकन ने की। तरुण राम फुकन ने की। ठीक है। केरल के मालाबार प्रांत में, मालाबार प्रांत में के कलप्पन और टी के माधवन ने इसकी शुरुआत की। केरल के मालाबार प्रांत में के कलप्पन और टी के माधवन ने इसकी शुरुआत की। ठीक है। आगे चलेंगे। अब बंबई प्रांत में एक जगह था धरसाना। ध्यान रखिएगा, धरसाना को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहां से सरोजनी नायडू ने कमान संभाला था, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। पत्रकारों ने उस समय में इसकी काफी प्रशंसा भी की है और इसका विस्तार से वर्णन भी किया है। लिख दीजिए अगला पॉइंट, तत्कालीन बंबई प्रांत के धरसाना से धरसाना से युद्ध स्तर पर सरोजनी नायडू नेतृत्व कर रही थी। सरोजनी नायडू नेतृत्व कर रही थी, जिसे अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर महर्षिकर लर कवरेज दे रहे थे। ठीक है। अब मिलर का एक अखबार है न्यू फ्रीमैन। इस अखबार में मिलर लिखते हैं कि मैंने अपने जीवन में कई आंदोलन देखे, कई दंगे देखे, पिछले 18 वर्षों में कई नागरिक विद्रोह और मारकाट देखे, लेकिन ऐसा आंदोलन मैंने जीवन में पहली बार देखा। यह कथन किसका है? मिलर का है। और अपने अखबार फ्रीमैन में मिलर ने इस बात की घोषणा की थी। लिख दीजिए, वेब मिलर ने अपने अखबार, अमेरिकी पत्रकार था ये, वेब मिलर ने अपने अखबार न्यू फ्रीमैन में इस बात का जिक्र किया है कि इस बात का जिक्र किया है कि मैंने अपने पिछले 18 वर्ष के जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। पिछले 18 वर्ष के जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला लिखिए, 5 मई 1930 को
5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर, अब देखिए इनको गिरफ्तार करना जरूरी था, गिरफ्तार नहीं करते तो आंदोलन और भयानक हो सकता था आगे चलकर। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। यरवदा जेल ब्रैकेट में पुणे महाराष्ट्र भेज दिया गया, भेज दिया गया। मैंने आपको बताया भी था कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जमाने का वर्ल्ड क्लास का बैरिस्टर हो, जिस व्यक्ति से पढ़ाई लिखाई में टक्कर लेने में तो अंग्रेज ठहरते भी नहीं थे, इतनी अच्छी अंग्रेजी थी, इतना अच्छा साहित्यिक ज्ञान और फिलोसफिकल ज्ञान था, उस व्यक्ति ने सिगरेट पीना छोड़ दिया जेल में जाने के बाद, शराब वगैरह सब छोड़ छाड़ दिया, जो भी थोड़ा बहुत पिया करते होंगे। जब जेलर ने एक दिन पूछा कि आप सिगरेट वगैरह यहाँ ले सकते, इतनी सुविधा तो आपको हम दे ही सकते हैं, कहा कि छोड़ो, यह जेल मंदिर है, तुम्हें क्या पता है, इस देश के लिए जब मैं इतना कर सकता हूं तो क्या सिगरेट नहीं छोड़ सकता, आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। और गांधी बिल्कुल एक सामान्य भारतीय नागरिक की तरह पेश आए, इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और गांधी ने यहां से अपने आप को पूर्णतः बदल लिया और यरवदा जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी। लिख दीजिए इस लाइन को, गांधी जी ने जेल को मंदिर की संज्ञा दी, गांधी जी ने जेल को मंदिर की संज्ञा दी। ठीक है, गांधी जी के साथ 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था लगभग में। 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था, उसका काफी विरोध हुआ था। उस साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। नेहा कुमारी जी, ये आने का कौन सा समय है कक्षा में, सब छूट छाट गया है, कैसे संभालिएगा इसको। तो आगे चलते हैं। अब साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट पेश किया और उस आधार पर कहा गया कि गोलमेज सम्मेलन होगा, राउंड टेबल सम्मेलन होगा, जिसमें बैठकर बात की जाएगी। ठीक है, और कहां बुलाया गया, तो ब्रिटेन बुलाया गया पहली बार। इसको लिखिए, लिखिए 1930 में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट सौंपा, अपना रिपोर्ट सौंपा, जिसमें जिसमें लंदन में गोलमेज सम्मेलन की बात कही गई। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन की बात कही गई। अब इसमें क्या कहा गया, तो साइमन कमीशन की उस रिपोर्ट में कहा गया कि आइए ब्रिटेन चले आइए आप लोग, और राजनीतिक स्तर पर एक टेबल पर बैठकर आमने सामने बात होगी। पहली बार ऐसा कहा गया, इसके पहले कभी भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। कहा गया कि संवैधानिक सुधारों की बातचीत की जाएगी, मूल अधिकार और जन अधिकार के मुद्दे पर बात की जाएगी, ढेर सारी लुभावनी बातें कही गई और ब्रिटेन बुलाने की बात कही गई। इस कड़ी में देखिए, हुआ तो था एक ही गोलमेज सम्मेलन, लेकिन उसके 3 पार्ट हैं। उसका नाम है पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन वह एक ही गोलमेज सम्मेलन का 3 भाग है, इसको नहीं भूलेंगे। लिख दीजिए, इस कड़ी में 1930 से 32 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इस कड़ी में 1930 से 32 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन
प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। ब्रैकेट में लंदन में हुआ। लंदन में हुआ, पहली बार लंदन बुलाया गया था, जिसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 89, जिसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 16 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, 16 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि कॉमा 57 सदस्य भारतीय राजनीतिक दलों से थे। 57 सदस्य भारतीय राजनीतिक दलों से थे। भारतीय राजनीतिक दलों से थे, जबकि 16 भारतीय रजवाड़ों से थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल कितने हुए? 89। बहुत रोचक है। टोटल है 89। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें 89 में 16 ब्रिटिश, 57 कहां से? पढ़िए एक बार, 57 कहां से? भारतीय राजनीतिक पार्टियों से। तो मैं लिख देता हूं, बी फॉर ब्रिटिश, ब्रिटिश से 16, इंडियन पार्टीज से 57, और रजवाड़ों से कितने हैं? 16। ठीक है, रजवाड़ों से 16, 16 16 32, 57। ठीक है, 57 89। ठीक है, राजाओं की तरफ से 16, ये दोनों 16 16 हैं, ये 57 है, 89 है कुल योग। लेकिन इसमें आपको कहीं कांग्रेस नहीं दिख रहा है। कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस ने कहा कि हम भाग लेंगे ही नहीं, इसको कभी नहीं भूलना है। पूछा जाता है, कई बार बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को उठाया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसका एकमात्र कारण क्या हो सकता है? कौन बताएंगे? कांग्रेस ने हिस्सा क्यों नहीं लिया? जल्दी, कौन जवाब देंगे तेजी में? आपकी कॉपी में सब लिखा हुआ है, इसी 3-4 लाइनों में इसका उत्तर छिपा है, जो अभी आपने सबसे अंत में लिखा है। कांग्रेस कैसे भाग लेगी? 1 लाख लोग जेल में हैं, गांधी जी को जेल में रख दिया, अभी भी उसके सारे नेताओं को जेल में पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कांग्रेस ने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, जब तक हमारी रिहाई नहीं होगी, क्योंकि सूत्र में मांग क्या था कि राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, आपको याद होगा। तो ये पहले से कांग्रेस की मांग थी, जो रिहा नहीं किया जा रहा था। इसी कारण से कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। इसको लिख दीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश नेता जेल में थे। क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश नेता जेल में थे, अतः यह सम्मेलन असफल रहा।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें चूंकि 3 वर्ग के लोगों ने भाग लिया था, ब्रिटिश के 16 लोगों ने भाग लिया था, भारतीय अन्य पार्टियों से 57 लोगों ने भाग लिया था, कांग्रेस भी बट गई थी, कई पार्टियां थी उसकी, उससे भाग लिया था, लेकिन मुख्य कांग्रेस से किसी ने भाग नहीं लिया। और रजवाड़ों से 16। आप लिख दीजिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय, पूछा जाता है कई बार, लिख दीजिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय। जयकर, तेज बहादुर सप्रू, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जिन्ना इत्यादि। इत्यादि 4 मुख्य लोग हैं, जयकर, सप्रू, एमए और एमए जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना। जौहर वाले अली के यहां ही गांधी जी ने उपवास किया था, इसको नहीं भूलेंगे। अब इसकी अध्यक्षता किसने की और उद्घाटन किसने किया? तो ब्रिटेन के राजा ने इसका उद्घाटन किया और अध्यक्षता की तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने। लिख दीजिए, इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया। ब्रिटिश सम्राट ने किया, जबकि इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने किया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने किया। ठीक है, अब चूंकि कांग्रेस ने तो भाग लिया नहीं, और कांग्रेस ने जब भाग नहीं लिया और जब यह असफल हो गया, उसके बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि नहीं, कांग्रेस में दम है, और उसके बाद 1931 में गांधी जी को सबसे पहले रिहा कर दिया, क्योंकि नायक तो वही थे। उसके बाद जाके रिहा किया। इसको लिख दीजिए। देखिए, कांग्रेस के भाग नहीं लेने से यह कार्यक्रम असफल रहा। कांग्रेस के भाग नहीं लेने से यह कार्यक्रम असफल रहा। कांग्रेस के भाग नहीं लेने से यह कार्यक्रम असफल रहा और ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस का महत्व समझ में आया, और ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस का महत्व समझ में आया। इस कड़ी में जनवरी 1931 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी को रिहा कर दिया गया। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई है। याद करते हुए चलिए, बहुत भारी नहीं है। परीक्षा के रात भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो टॉप करने की स्थिति में होंगे। इसके बाहर कुछ पूछा ही नहीं जाता है। अब चूंकि गांधी को रिहा क्यों किया गया? क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में जब कांग्रेस के मुख्य नेतागण जेल में थे, तो ब्रिटिश सरकार को पहली बार एहसास हो गया कि बिना कांग्रेस के इस सम्मेलन का कोई अर्थ नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है इसकी। गांधी जी रिहा हुए। अब पहला सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में, असफल रहा। दूसरी बार दिल्ली को तय किया गया। कहा गया कि दिल्ली में जेम्स पैलेस में
ठीक है, होगा। और गांधी एकमात्र व्यक्ति थे जो इस सम्मेलन में गए, और गांधी के साथ इरविन का समझौता होना था इसमें। किसी विद्वान ने कहा भी कि दो संत आपस में मिलकर समझौता करेंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। बात तब फंस गई जब अंबेडकर, चूंकि अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, लिखवा देंगे लास्ट में, कॉपी के शीर्ष पर लिख दीजिए इस चीज को, सबसे ऊपर टॉप पर लिखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पहले इसको लिख दीजिए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अभी मैंने एक लाइन कहा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन भारत में, गोलमेज सम्मेलन नहीं हुआ था, थोड़ा संशोधन कर देता हूं, समझौता हुआ था भारत में इरविन के साथ कि होगा, हुआ था लंदन में ही, लेकिन समझौता हुआ था कि होगा। मूल बातों में आते हैं। अंबेडकर तीनों में गए, दूसरे में भी गए गांधी के साथ। जब दूसरे में गए तो अंबेडकर दलितों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। गांधी इसके सपोर्ट में नहीं थे, गांधी इसको बंटवारे के रूप में देख रहे थे, और यह कसमकस चलती रही। और यही कसमकस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफलता का मुख्य कारण रहा। जब गांधी देश लौटे तो बोला गांधी जी ने कि इसमें भी हमें कुछ हाथ नहीं लगा। इसको ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए अगला पॉइंट। पहले एक दो बातें और ऐड करवा देते हैं। देखिए, पुनः तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से, पुनः तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से, जयकर के प्रयासों से 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली। गांधी इरविन समझौता नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में हुआ, जिसमें कहा गया, जिसमें कहा गया कि लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में 7 सितंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से 5 दिसंबर 1931 तक, 7 सितंबर से 5 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, होगा। ध्यान रखिएगा, समझौता दिल्ली में हुआ था, सम्मेलन लंदन में हुआ था। अब कांग्रेस से केवल एक व्यक्ति गए थे, गांधी। अंबेडकर नॉन कांग्रेसी थे उस टाइम में, अपनी तरफ से गए हुए थे। लिख दीजिए, इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए थे। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए थे। गांधी जी गए थे एवं इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, कॉमा भारत सचिव सैमुअल हॉक, भारत सचिव सैमुअल हॉक, सैमुअल हॉक तथा भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन बन चुके थे।
ठीक है, वेलिंगटन बन चुके थे। पैराग्राफ बदल कर लिखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर के साथ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर के साथ, अंबेडकर के साथ दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को लेकर, अंबेडकर के साथ दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को लेकर, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को लेकर गांधी सहमत नहीं हुए, गांधी सहमत नहीं हुए एवं 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौटे, गांधी जी भारत लौटे। अट्ठाईस दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौटे। अब जब भारत लौटे तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, नेताओं ने पूछा, कांग्रेस ने सबसे पहले पूछा कि आप क्या करके वहां से आए। गांधी जी ने कहा कि मुझे इस बात का असंतोष नहीं है, बल्कि संतोष है कि मैंने लंदन में भारतीय ध्वज को झुकने नहीं दिया। ठीक है, अब क्या कहेंगे, ताकि बात नहीं बनी, और बात नहीं बनी तो मैंने फिर अस्वीकार कर दिया, मैंने नहीं माना। लिख दीजिए, गांधी ने कहा, गांधी ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देकर लिखेंगे, गांधी ने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मुझे संतोष है, मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था, मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे मैंने झुकने नहीं दिया, उसे मैंने झुकने नहीं दिया, एवं राष्ट्र के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, जब गांधी जी भारत लौटे तो गांधी जी ने सोचा कि एक बार लॉर्ड वेलिंगटन से मिलकर देखते हैं, जो वायसराय था उस टाइम में भारत का। अभी लिखवा दिए हैं कि रैमजे मैकडोनाल्ड उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। ठीक है, लेकिन वेलिंगटन ने साफ साफ मिलने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इरविन ने मना कर दिया होगा कि इस व्यक्ति से मत मिलना, ये वही व्यक्ति है जो बार बार अरंगा लगा देता है। तो जब उसने मिलने से मना कर दिया तो गांधी ने इसे गांधी इरविन समझौते का क्या माना, प्रावधानों का उल्लंघन माना, और कहा कोई बात नहीं, अभी क्या हुआ है, सविनय अवज्ञा पार्ट 2 शुरू करेंगे, गांधी ने कहा, और कर दिया शुरू। इसको भी लिख दीजिए, गांधी नाराज हो गए। देखिए, भारत आने के बाद गांधी जी ने, भारत आने के बाद गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया, उसने मिलने से इनकार कर दिया, जिसे गांधी जी ने
गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन माना। गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन माना। उल्लंघन माना। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी को द्वितीय सविनय अवज्ञा की शुरुआत करनी पड़ी। शुरुआत करनी पड़ी जो 4 जनवरी 1932 से 7 अप्रैल कर देंगे। 7 अप्रैल एपीआर अप्रैल 1934 तक चली, लगभग 2 साल मान लीजिए चली। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जिस टाइम में सविनय अवज्ञा जो दूसरी बार शुरू हुआ वह चरम पर था। चरम पर कब था? 1934 में, अपने पीक पर था। उस टाइम में रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के पीएम थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, और इस अवार्ड की घोषणा करने के साथ ही इसकी दशा और दिशा सब बदल गई और बंद हो गया। ठीक है, और यहीं से यह समाप्त हुआ था। लिख दीजिए, जब यह आंदोलन अपने चरम पर था, जब यह आंदोलन अपने चरम पर था, चरम पर था, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, कम्युनल अवार्ड। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, जिसने इस आंदोलन की दिशा ही बदल दी। दिशा ही बदल दी, ब्रैकेट में 1932, दिशा ही बदल दी। ठीक है, जिससे फूट डालो और राज करो की नीति का जन्म हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें एकदम अंबेडकर वाले सिद्धांत को और विस्तृत कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, सिख ईसाई या जो अल्पसंख्यक हैं उसके लिए अलग निर्वाचक मंडल, मजदूरों के लिए अलग, ठीक है, जमींदारों के लिए अलग, इतने टुकड़ों में बांट दिया कि सब अपने अपने हिस्से में खुश हो गए। निर्वाचक मंडल का क्या मतलब होता है? पृथक निर्वाचन का, कि मुसलमानों के क्षेत्र में जो उम्मीदवार खड़ा होगा उन्हीं के समाज से खड़ा होगा, हिंदू खड़ा नहीं हो सकता है। वो खुश हो गए कि हमारा नेता हमें मिल गया, अब्दुल मिल गया। ठीक है, मजदूरों के क्षेत्र में क्या था? उसी के जाति का कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है। तो इस तरह से कर दिया और राष्ट्रीय एकता को छत विछत करके रख दिया। गांधी का आंदोलन हवा हवाई हो गया, समाप्त हो गया। तो अंग्रेज थे बहुत तेज, देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक तरफ अंबेडकर पृथक निर्वाचन की मांग कर ही रहे थे, समर्थन मिल ही रहा था, देश बंटना चाहता ही था, बंट गया, यहां से वो समाप्त हो गया। एक लाइन और लिख सकते हैं, देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज
एंड्रयूज गांधी जी के सबसे करीबी मित्र थे। गांधी जी के सबसे करीबी मित्र थे। सबसे करीबी मित्र थे। अब जब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 32 में ही कर दी थी, तभी जाके पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अंबेडकर के साथ गांधी का वो आगे बता देंगे। मानना ही पड़ा गांधी को विवश होकर। देखा कि अब सरकार भी इसी के समर्थन में है, कुछ नहीं कर सकते। अब किसने क्या कहा, क्योंकि गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तो किसने क्या प्रतिक्रिया की, तो लिखिए। सरोजिनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा। सरोजिनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा। दो महात्माओं का मिलन कहा। ठीक है, एक बार दोबारा से थोड़ा बताइए क्लियर वॉइस में। गांधी इरविन समझौते को कहा गया, दो महात्माओं का मिलन कहा गया। ठीक है, गांधी और इरविन। आगे चलते हैं। देखिए, इरविन की छवि भी कोई खराब नहीं थी, लेकिन वह भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात मानने को बाध्य था, तो उसके अनुरूप कार्य कर रहा था। कुल मिलाकर ब्रिटिश सरकार के मन में तो था ही कि देश नहीं छोड़ेंगे, और ये लोग चाहते थे कि देश छोड़ दे। इसी का द्वंद्व था, बीच का रास्ता निकालना चाहते थे। गांधी ने बात नहीं मानी। पहले ही इरविन ने कह दिया था कि अंबेडकर की बात मान लीजिए, अंबेडकर सही कह रहे हैं। लेकिन गांधी ने कहा कि नहीं, यदि दलित मुस्लिम अलग अलग करते रहे, हिंदू मुस्लिम दलित मजदूर सब अलग अलग ही हो जाएंगे, तो फिर वैसे ही फूट डालो राज करो की बात रहेगी। गांधी मानने को तैयार नहीं थे। अंत में हुआ वही, अंबेडकर के सिद्धांत को ही थोड़ा सा ग्लोरीफाई करके, वास्ट करके लागू कर दिया। कहा कि अब केवल दलित ही क्यों, मुसलमानों के लिए भी अलग कर दीजिए, मजदूरों के लिए भी अलग कर दीजिए, किसानों के लिए भी अलग कर दीजिए। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि उसी के संप्रदाय का व्यक्ति नेता बनेगा, चुनाव में खड़ा होगा। इससे क्या हुआ, इससे और ज्यादा बट गया भारत, और अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की तरफ आगे बढ़ गए। ठीक है, लेकिन जॉनसन ने इसे गांधी के लिए सांत्वना पुरस्कार कहा। जॉनसन ने इसे गांधी के लिए सांत्वना पुरस्कार कहा। सांत्वना पुरस्कार कहा। जॉनसन कौन थे? इरविन के बायोग्राफी को लिखने वाले लेखक थे, इरविन के जीवनीकार थे। ब्रैकेट में लिख दीजिए, जॉनसन इरविन के जीवनीकार थे। ठीक है, अब ध्यान रखने योग्य है कि वैसे तो आधिकारिक तौर पर एक ही व्यक्ति गए थे, गांधी, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन अब अकेले कैसे जाएं? एक जहाज में बैठकर गए थे। ठीक है, लंबा समय लगा था। कॉपी के सबसे टॉप पर लिख दीजिए, सबसे ऊपर। देखिए, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गोलमेज सम्मेलन में गोलमेज सम्मेलन में एक राजपूताना जहाज था, एक बार देख लेता हूं। आईएनएस राजपूताना ही नाम था उसका, लिख दीजिए। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आईएनएस राजपूताना जहाज से ब्रिटेन गए थे। ब्रिटेन गए थे एवं उनके साथ सहयोगी के रूप में मदन मोहन मालवीय कौमा महादेव देसाई
और सरोजनी नायडू साथ गई थी। सरोजनी नायडू साथ गई थी, साथ गई थी। अब ध्यान रखिएगा कैसे गए थे गांधी जी। एक धोती पहनकर चले गए थे, कुछ न पहना था ऊपर, ठीक है, इतने बड़े सम्मेलन में सिर्फ एक धोती पहनकर चले गए, ऊपर कुछ था ही नहीं। सब हंसने लगे, ठहाका मारने लगे, देखो 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 अर्धनग्न फकीर की तरह आ गया है। कहा कि आपके पास कपड़ा नहीं है। कहा कि गांधी जी ने जवाब दिया कि कपड़ा तो आप लोगों ने चुरा लिया भारत का पूरा, बेच बेच कर, कहां से कपड़ा बचेगा। ऐसा जवाब दिया कि पूरी सभा को प्रधानमंत्री समेत शर्मिंदा कर दिया था। गांधी की यह ताकत थी। लिख दीजिए, गांधी को किंग्सले हॉल में ठहराया गया था। गांधी को किंग्सले हॉल में ठहराया गया था। ठहराया गया था, नोट लिख लीजिए। अब चूंकि गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कभी ये नहीं देखते कि कांग्रेस साथ देगी कि नहीं देगी, साथ कुछ नहीं समझते हैं। वो अपने हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस को जब जब जरूरत पड़ी तब तब कांग्रेस ने गांधी जी को पकड़ा। और जब गांधी जी ने वेलिंगटन से बात करने की सोची तो वेलिंगटन ने मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो गांधी जी नाराज हुए और उस समय उन्होंने 1932 से 34 के बीच द्वितीय सविनय अवज्ञा चलाया। ध्यान रखिएगा, द्वितीय सविनय अवज्ञा के पक्ष में कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। लेकिन गांधी ने कहा कि तुम अपने पार्टी में रखो चाहे ना रखो, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। और आगे चलकर भी बार बार कांग्रेस को गांधी का सहयोग लेना पड़ा। लिख दीजिए नोट में, कांग्रेस ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया था, बहिष्कार किया था। ठीक है, बहिष्कार किया था। नेक्स्ट नोट नंबर 2 लिख सकते हैं, गोलमेज सम्मेलन एक ही सम्मेलन का 3 हिस्सा था। गोलमेज सम्मेलन एक ही सम्मेलन का 3 हिस्सा था। ठीक है, तीनों में कौन भाग लिया था? अंबेडकर। ये कॉपी के शीर्ष पर लिखवा दिए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर दलित के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, इसको भी याद रखेंगे। देखिए, इस कड़ी में गांधी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत की। इस कड़ी में गांधी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत की। हरिजन पत्रिका की शुरुआत की। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। स्थापना की। ठीक है, अब इसके बाद लिखिए अन्य बातें, हेडिंग बनाकर। लीग की स्थापना की, अन्य बातें। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। थोड़ी आवाज कम आ रही है, एक बार। हाँ, किन का प्रश्न था? हाँ गांधी जी, हाँ गांधी जी ने ही की, हरिजन पत्रिका के बाद। ठीक है, वो छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे। अब हम हैं बूस्टर फैक्ट्स में। अगले क्लास में कराची अधिवेशन, पूना पैक्ट, जो आगे की घटनाएं हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड के निर्णयों का क्या प्रभाव पड़ा देश पर, इन सभी बातों को देखेंगे हम। बहुत सारी बातें हैं। और इस प्रकार जब हम 1942 क्रॉस कर जाएंगे तो फिर मामला आसान हो जाएगा, हिस्ट्री क्विकली समाप्त हो जाएगा। मुश्किल से एक सप्ताह का क्लास भी नहीं बचा हुआ है, कम ही क्लास बचा हुआ है। एक एक तथ्य को हम देख रहे हैं। बूस्टर फैक्ट्स में आ जाइए। लिखिए पहला बिंदु,
फर्स्ट पॉइंट, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा था, भगत सिंह के बारे में कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान, 1942 के दौरान गांधी जी को अपनी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई के देहांत की सूचना मिली, और निजी सचिव महादेव देसाई के देहांत की सूचना मिली। ठीक है, इस सबको कभी नहीं भूलेंगे, महादेव देसाई गांधी के निजी सचिव थे। नेक्स्ट पॉइंट, अब कई बार एक क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन सा एक आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था? क्या उत्तर होगा? भारत छोड़ आंदोलन। और इसी में क्रोधित होकर गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। लिख दीजिए, भारत छोड़ो 1942 एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था, एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के विषय में, क्रिप्स प्रस्ताव 42 काट दीजिए, वहां क्रिप्स प्रस्ताव के विषय में 42 को काट दीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव के विषय में गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, पोस्ट डेटेड चेक उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह एक ऐसे बैंक के नाम है जो टूट रहा है। यह एक ऐसे बैंक के नाम है जो टूट रहा है, टूट रहा है। आजाद हिंद फौज का हेड ऑफिस या प्रधान कार्यालय रंगून में था।
रंगून में था। भारत के आजादी के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? जॉर्ज खष्टम, जॉर्ज सिक्स्थ। भारत के आजादी के समय ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज खष्टम था। किस पार्टी की सरकार थी, कौन बताएंगे? लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिए। अंबेडकर ने दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंबेडकर ने दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, भाग लिया था। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। लेबर पार्टी की सरकार तो थी, प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन के उस समय में, 1947 में? अरे माउंटबेटन कैसे प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, वो तो भारत में थे। ठीक है, भारत सरकार में गवर्नर जनरल थे। ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली थे, लेबर पार्टी। लिख दीजिए। आजादी के समय 1947 में, आजादी के समय 1947 में 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली थे। ब्रैकेट में 1945 से 51 याद रख लेंगे। 45 से 51। अगले पॉइंट का नाम देकर छोड़ दीजिए, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन अगली कक्षा को हम फिर कल आगे बढ़ाएंगे और कराची अधिवेशन के साथ अग्रिम बिंदुओं को देखने का कार्य करेंगे। मुश्किल से 4-5 क्लासेस और बचती हैं, इसमें इतिहास समाप्त हो जाएगा। और इतिहास जीएस का बैकबोन है। किसी भी परीक्षा में 100 जीएस में से 40 से 45 प्रश्न अकेले इतिहास से होते हैं, यानी हमने 50% का पार्ट कवर किया है। शेष खंड जो हैं वो जल्दी जल्दी समाप्त होते हैं, अपेक्षाकृत आसान हैं याद करने में, समझने योग्य हैं, और उन पोर्शंस में आपको बहुत अधिक दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ता है। लेकिन इतिहास को थोड़ा सा समझने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, खास करके तिथियों को क्रमवार याद रखने में, शासकों को एक दूसरे काल से इंटरलिंक करने में, भारतीय सभ्यता को विश्व से इंटरलिंक करने में थोड़ा सा स्मरण शक्ति का महत्व है इसमें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। अगली कक्षा कल ली जाएगी। शुभ रात्रि, गुड नाइट। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ी आपकी आवाज क्लियर करते हैं। दोबारा से बता दीजिए एक बार। एक्चुअली उन्होंने बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था, गांधी ने जब इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, कुछ उन्होंने जोड़ दिया था, कहा कि ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो बैंक ही टूट रहा है, खत्म होने पर है, ये कहा था। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। और दे देते हैं अपने अपने हिसाब से। करते क्या है कि जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो जो ना भी कहा था लगभग उसी हिसाब से जोड़ जाड़ देते हैं। बिना ब्रेक की गाड़ी का भी वही मतलब है, लेकिन बात वही है, पोस्ट डेटेड चेक की ही बात है। तो याद रख लीजिएगा, कोई अलग तथ्य नहीं है, अर्थ वही है सबका। ये एक्सपायर हो चुका है, इसका ये मतलब है। ठीक है, पूछने के लिए पूछ लेते हैं कई बार, लेकिन उद्धृत कहीं पर नहीं है मुख्य सोर्स में। ठीक है, शुभ रात्रि।